तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है भाई, केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन की रेट के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है? सब लोग सुने भाई? देखो ये क्या रेट की डेफिनेशन बता रहे हैं, बताइए सर। रेट मतलब किस हिसाब से हो रहा है? जैसे कि किस हिसाब से हो रहा, मतलब क्या? जैसे कि मजदूरी का काम? हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सप्लेन नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, तुम करो भाई, बताओ रेट का मतलब क्या है? कितनी जल्दी या कितनी स्लो होगा। हाँ, कुछ तो बात आ गई है। देखो रेट का मतलब है आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, हाँ है ना, और रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाती है और कई बार टाइम लग जाता है, कई बार तो गर्म करना पड़ जाता है, हाँ है ना। तो इसका मतलब है कि कितना अमाउंट कितनी देर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो dx/dt फॉर्मेट बन गया आपका। बात समझ आ गई ना? तो ये चीज क्या डिसाइड करती है? आपका रेट। बोलो क्लियर? अभी किसी को डाउट? समझ में आ गया ना? ठीक है, थोड़ा सा लिखते चलो, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, एंड डालो रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड बनाओ यार, तुम लोग बहुत स्लो हो भाई। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द चेंज in any one of the reactant or product per unit time, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो सकती है ना, तो डिक्रीज इंक्रीज से दोनों फॉर्मेट बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? तो देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है? अगर लिख लो पहले, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, लिखिए, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन रिएक्शन की जगह आप रिएक्टेंट लिखो, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना, और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम, कि कितनी देर में कितना कम हो गया, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। बोलो इतना क्लियर? इतने कोई डाउट दिक्कत नहीं? ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन भी तो रहा है भाई, जिस हिसाब से रिएक्टेंट कम हो रहा है उसी हिसाब से प्रोडक्ट क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। तो हम इसको और कैसे ले सकते हैं? इंक्रीज इन द concentration of product upon time taken। बोलो हाँ। इतने में कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो बेटा, किसी भी बच्चे को इतने में कोई कंफ्यूजन लग रहा है, दिक्कत लग रही है तो पूछिए। क्लियर है ना? ठीक है, एक बात रिएक्टेंट के हिसाब से लिखी गई है और एक बात प्रोडक्ट के हिसाब से लिखी गई है। ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये मैं मान रहा हूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट में है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, एक और स्टेटमेंट लिखिए। अब मेरे को लिखिए मत, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। इतनी बात क्लियर सभी को? इसको हटा दो। ठीक, मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं, सुनो तसल्ली से, पहले समझ लो। कंसीडर अ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या है? स्मॉल ए कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या है? ये न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल है मतलब नंबर है, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी लिखा होगा, 1 मोल 2 मोल 3 मोल ऐसा कुछ। और ए क्या है? ए वो कंपाउंड का नाम है जिसको हम ले रहे हैं, ठीक है। फिर स्मॉल बी क्या है? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब नंबर्स हैं, 1 मोल लिया है, 2 मोल लिया है, कितना लिया है, ठीक है। रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। अभी मैं लेकिन फॉरवर्ड वाइज ले रहा हूं। क्या ये बात समझ आ गई? हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, क्या इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर है ना? ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए रेट निकालना है, ठीक। तो देखो रेट कैसे निकलेगा। रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, हाँ है ना, रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस में आएगी।
प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो देखिए माइनस, समझना, ए क्या है, ए किसी का नाम होगा जैसे अल्कोहल या कुछ भी एक्स वाई जेड, है ना। तो और ये क्या है, ये नंबर है आपके, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -1/a dA/dt। क्या ये बात समझा गई? ठीक है ना। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। टी टाइम फ्रेम पर इतनी वैल्यू कम हो गई, यहां पर उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा और कम। बोलो इतना क्लियर है? किसी को इतने में कोई डाउट? पक्का? ठीक है। इज इक्वल टू -1/b dB/dt। ठीक है। अब जिस रेशियो में ये कम हुए होंगे उसी रेशियो में वो बने होंगे, हाँ है ना। ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि आधा किलो कम हुए और वो 4 किलो बन गए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ये इक्वल होगा किसके, 1/CdC/dt इज इक्वल टू 1/d dd/dt के। बोलो क्लियर? ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर है ना? ठीक है। कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, उसका रिएक्टेंट साइड है वो हमेशा कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, उधर वाला साइड प्रोडक्ट साइड आपका प्लस में रहेगा। ये क्लियर है? लिखो इसको, लिखो, लिख लो। हो गया? ठीक है सभी का? ठीक है, चलो हेडिंग डालो। एवरेज रेट, देखो ये रेट समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना तो बोल दिया करो। ठीक है। और एवरेज रेट हैंड डाल दो फटाफट। इसके नोट्स की पीडीएफ बना के आपको और सेंड कर दूंगा, लेकिन साथ साथ लिखते रहो फिर भी, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगी उसका। एवरेज रेट लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द rate of change of concentration. It is defined as the rate of change of concentration per unit time. Per unit time. नहीं लिख पाए अभी तक? It is defined as the, लिख पाए कि नहीं लिख पाए? ठीक लिखो। It is defined as the rate of change of concentration per unit time. ठीक है? हो गया सभी का भाई? ठीक है। चलो देखो, फॉर्मूला लगभग वैसे ही पड़ेगा, इसको हटाते हैं। एवरेज का मतलब समझ रहे हो ना? तो फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो लिख लें एवरेज रेट इज इक्वल टू, एवरेज रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। बोलो क्लियर? समझ गए ना? ठीक है। अब एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। मान लो कोई रिएक्शन चली है, 1 मिनट समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि भाई 45 सेकंड पर कितना रेट था, तो एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया मैंने आपको। या मैंने कहा 40 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में रेट क्या चल रहा था, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंतर्गत आ गया। तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, कि किसी खास पॉइंट, उस पॉइंट पर क्या रेट। ठीक है ना। कोई ग्राफ है, मैंने कह दिया पी पॉइंट पे बताओ जी क्या रेट चल रहा था, ठीक है ना, तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस। बोलो क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डालो हेडिंग इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट थोड़ा साफ लिख लो, है ये तुम्हें ही पढ़ना है, हमें थोड़ा पढ़ना है। देखिए इट इज डिफाइंड एज द decrease in the concentration of any of the reactant, decrease in the concentration of any of the reactant or product मत लिखो, decrease in the concentration of any of the reactant or increase in the concentration of any of the product, स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा, or increase in the concentration of any product at a particular instant of time, for a given temperature, सर एक बार इंक्रीज के आगे डिग्री कर दो।
मैं पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो इन्होंने कुछ नया नहीं कह दिया। इन्होंने कहा कि रिएक्टेंट में जितना भी कमी आ रही है या प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है और किसी खास टाइम फ्रेम पर, तो अभी हम क्या लेते हैं, पूरा टाइम टेकन, जितना टाइम लग रहा है वो सारा ले लेते हैं। फिर हमने कह दिया कि जी 40 से 45 सेकंड या 45 सेकंड, जो कुछ भी टाइम दिया होगा वो पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लिखो, हटा दो उसको, लिख लो। देखो बेटा, 4NH3 प्लस 3 दूनी 6, 6 4 10, 5O2 और एरो लगाओ 4NO प्लस 6H2O। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन लिख लो। ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको क्या निकालना है, लिखो। नहीं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो। ये लिख लिया, इसके नीचे लिखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक, कैलकुलेट नंबर 1, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। नंबर 2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, हमें ये निकालना है कि अमोनिया किस रेट से डिसअपीयर हो रही है और वाटर किस रेट से फॉर्म हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? हो पाएगा? हाँ है ना? पक्का? सबसे पहले क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात, सुनो, पहले पहला सवाल है। सबसे पहले आप रेट के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, पूरी के लिए, पूरी। ठीक है ना? क्या बनाएंगे, देख लो। जैसे मैंने रेट लिखा, तो ये 4 है और ये रिएक्टेंट साइड में है, तो पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। 1/4 DNH3 अपॉन dt इक्वल टू माइनस का 1/5 DO2 अपॉन dt। ठीक है, और फिर ये वाले हो जाएंगे प्लस के, हाँ पॉजिटिव, 1/4 DNO अपॉन dt, 1/6 DH2O अपॉन dt। बोलो क्लियर? इसका मतलब ये सारे बराबर है। ठीक है, आपको देखो एक वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, देखो दिया है, देखो ना, 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3, किसकी वैल्यू दी गई है? NO की दी गई है। तो भैया ठीक है, NO की दी, पूछी किसकी, अमोनिया की। NO की वैल्यू इन सभी के बराबर है। क्या अंतर पड़ रहा है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का कुछ में अंतर है, कुछ में वो भी नहीं है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, बस इक्वेट कर देना, हो जाएगा ना? करो स्पीड में। सर ये मतलब पूरी 1/4 भी 7 की वैल्यू दे रखी है या 1/4 से अलग की वैल्यू है? 1/4 से अलग की, इतने की। ठीक है, देखो उसमें ऐसे नहीं, ऐसे तुम कंफ्यूज होगे। क्या लिखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। रेट क्या होता है, dx अपॉन dt होता है कि नहीं? यस। हाँ है ना? तो देखो ये आ गया, बात क्लियर है ना? स्टार्ट करो जल्दी से, बताइए पहले का आंसर बताइए। माइनस 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 3.6। सेम हो जाएगा, 1/4 कट जाएगा और इसकी वैल्यू उसके वैल्यू के बराबर हो जाएगी। बोलो क्लियर है ना? हाँ है ना? ऊपर देखो सभी लोग, ये दोनों बराबर है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट गई, तो इसकी जो वैल्यू रखोगे वो सीधे उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, अगला बताओ। 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, बोलो हो जाएगा? नहीं कर पाए अभी क्या नहीं था तो एक साल लगे क्या, जल्दी करो। कर पाओगे ना? पक्का? एक काम करो, तुम आजा बोर्ड पे करो, सही पता चल जाएगा कितना कर पाओगे। आजा बेटा जल्दी फटाफट स्पीड में आ जाओ। रेट तो लिखे ही ना, सेकंड वाले को निकाल दो, फर्स्ट वाला तो आसान है। आओ जल्दी आओ।
पासवर्ड में रखना अब उन्हें उठने के लिए जैक लगाना पड़ेगा। सर। एक सेकंड इसको करेगा उसको बाद में करेंगे, आ जाइए, टाइम बर्बाद मत करो। सर। नहीं वो भी करो पहले कॉपी जो सर कॉपी इधर नहीं, इस पे करेंगे। डर का है, आओ। हाँ? खा थोड़ा जाएंगे मैं। पहले कॉपी कर लूं। क्यों, अपने भरोसा नहीं है? अंदर की तरफ जाना नहीं है। हाँ भाई चलो जाओ जल्दी, चलो तुम करो जाके, फटाफट पहुंचो स्पीड में। और कब भरोसा आएगा ये? अगला सवाल तुम्हें बोर्ड पे करना है, अच्छे से दिमाग में रख लो ये बात, इसलिए 10 बार देख लो इसको। आपको सेकंड वाले का आंसर निकालना बेटा। हो गया सभी का? कर लिया? हाँ बेटा तुमने कर लिया? मुझे तुमने इधर सभी का? ठीक है, इतना आसान है, बताओ इसमें क्या कठिन है? क्यों भैया, ये भी कठिन लग रहा है? इसमें है ही क्या यार, इक्वेट करना, आपस में बराबर कर दो, खत्म। इससे सरल क्या होगा? और क्या लाऊं सरल? पॉइंट में क्या हो गया? पॉइंट वाले ज्यादातर अरे चुप रहो, पॉइंट वाले में दिक्कत आ रही, देखो बातें देखो इसकी। अब हमें पॉइंट हटाने से कम हो गया बेटा। सबको समझ में आ गया भाई? कोई डाउट किसी को? बस बराबर करना और कुछ नहीं करना, ठीक है? हाँ जी भाई तुमको आ गया? चलो अगला करो, टाइमिंग है। अभी किसी कोई कंफ्यूजन है तो अभी लास्ट बार कह रहा हूं, फिर से अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर है ना? ठीक, एक क्वेश्चन सभी लोग करो, विद इन 5 मिनट करना है। लिखो 2a, ऊपर लिख देता हूं, लो उधर मत रखो, मिक्स हो जाएगा। 2a रिवर्सिबल क्या बना रहा है? 4b + c, ठीक है? लिखो the b is found to be increased, the b is found to be increased, the b is found to be increased 5 into 10 to the power -3 mole per liter in 10 सेकेंड। इन 10 सेकेंड देखो, इसकी यूनिट में देखो ध्यान से, पिछले वाले सवाल की यूनिट देखो क्या लिखा था? मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन हो गया, dx हो गया आपका, और पर सेकंड मतलब टाइम आ गया। इसमें दिया है मोल पर लीटर मतलब कंसंट्रेशन दिया है, टाइम अलग से दे रहा है 10 सेकंड। बात समझ में आ गई? ठीक है, कैलकुलेट द नंबर 1, कैलकुलेट नंबर 1, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, second rate of disappearance of A, rate of formation of B, second rate of disappearance of A। हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कर डालो, करो स्पीड में। अब कौन आ रहा करने के लिए? आ जाओ भाई, तुम आ जाओ पीछे से, आ जाओ। अब पीछे तुम ही आओगे, आओ करो, पहला पार्ट करो, क्रिएट करो, ये पहला पार्ट करो। मार्कर कम गया, वो रखो, उठाओ। बहुत बढ़िया बेटा, ये इरेज करके ऊपर वाली इक्वेशन करनी है। चलो सभी लोग करिए जल्दी से, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वैल्यूज क्या थी? वैल्यूज रुको, इनकी कॉपी दे दो भाई, इनको वैल्यू नहीं मिल रही। लो हो गया भाई? कितने लोगों ने कर लिया बताइए? करो करो, तुम स्टार्ट करो भाई, स्पीड बढ़ाओ, कहां रुके हुए हो? चलो करो।
खड़े हैं वहां पर। देखो सभी लोग, और इनकी गलतियों से सीखो, दोहराना नहीं है किसी भी स्थिति में। जैसे ये क्या कर रहे हैं, ये मन में ही पूरी मैथ सॉल्व कर देंगे। ये चैप्टर एमसीक्यू में तो नहीं आ रहा ना, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए था, रेट की इक्वेशन बना लेनी चाहिए थी। इन्होंने बनाने की जरूरत नहीं समझी, सीधे ही सवाल डाल दिया, वहीं दिमाग में कैलकुलेशन कर लेंगे और वहीं आंसर लिख देंगे। क्योंकि इनको जाने की पता नहीं कहां जल्दी है। कहां जाने वाले हो? लगी है भूख, खाना खाने जाना है, कुछ और लगी है, प्यास नहीं, तो बाबू फिर कर लो, ऐसे लिखोगे। चलो ये आंसर आ गया है ना। किसी भी तरीके से आपको इतनी जल्दबाजी शो करने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसीजर वाइज करिए। और जब तक अगर एक दो पॉइंट और कर सकता है तो ये काट सकते थे, ये 1.25 लिख सकते थे यहां पर, लेकिन इन्होंने जरूरत नहीं समझी इसको लिखने की। नहीं लिखोगे तो 0 कंसीडर होगा, एक डिवाइड और नहीं हो सकता था क्या? फिर जाइए पूरा इक्वेशन लिखिए और करिए, हो जाएगा ना अभी सवाल। ठीक है, पहले का आंसर बताइए कितना आया? 1.25 10 to power -4, बोलो क्लियर? ठीक है, सेकंड का आंसर बोलिए 2.5 into 10 to power -4। ठीक है ना, प्लस में आया माइनस में आया? माइनस में आएगा। ठीक है, इन केस कभी ऐसा हो जाए कि आपका माइनस में ना आ रहा हो और जो क्वेश्चन है वो रिएक्टेंट साइड का हो, तो आप माइनस लगा दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा एज इट इज अ रिएक्टेंट सो, और आंसर के साथ माइनस। बात समझ आ गई ना? सर रेट नेगेटिव हो सकता है, एक चीज डिक्रीज कर रही ना। तुम खाना खा रहे हो, मान लो तुम एक शादी में चले गए, तुम खाना खा रहे हो, तो जो खाना है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है और कुछ और बन रहा है। तो जो और बन रहा है उसका रेट प्लस में आएगा और जो घट रहा है उसका रेट माइनस में आएगा। समझ गए ना? हाँ है ना। घर जाके बना हुआ चीज, बाकी तो पता ही है, क्या ही बताएं इसके बारे में। अब एक और बात, थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे फैक्टर अफेक्टिंग वाले, मतलब कौन कौन से फैक्टर क्या इसको करते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग डालो छोटी सी, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो सुनो ऋषभ, नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ये वैल्यू फॉर्म हो रही है, और कुछ इंडिकेशन नहीं है इसमें। ठीक है ना, वो मैथमेटिकल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये बात समझिएगा। रिएक्टेंट तो वैल्यू रिएक्टेंट लेके आए हैं तो वो तो घटने के लिए लाए हो, प्रोडक्ट तभी तो बनेगा जब वो कम होगा। ठीक है ना, तो फैक्टर्स, अब सुनो भाई क्या क्या फैक्टर है, आप लोग आंसर देंगे, गलत होगा तो सही करेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हम क्या चेक करने वाले समझिए पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की जो रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो पहला लिखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बताइए ये कैसे होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, डायरेक्टली इनवर्सली? डायरेक्टली होगा। क्यों होगा? जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रेट भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। वैसे ही समझ लो, फॉर्मूले में लिखा था रेट इक्वल टू डीएक्स, डीएक्स ऊपर ही तो लिखा था, डायरेक्टली आ गया, क्वांटिटी टाइम के साथ इनवर्स है। बोलो हाँ है ना? ठीक है ना, dt नीचे आ रहा था, dx ऊपर था, बोलो हाँ। ठीक, तो इसमें छोटा सा लिख लो डायरेक्टली, बस अपने समझने के लिए। सेकंड लिखो बेटा, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, टाइम नहीं बोला, टेम्परेचर बोला। अब बताइए अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाए। कभी ऐसा हुआ कि तुमने कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो तुम क्या करते हो, उसको हीट कर देते हो, रिएक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, तो लिख लो इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज, और डायरेक्टली कर दो। ठीक है, अगला लिखे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट का क्या होता है भाई बताओ? इंक्रीज डायरेक्टली पक्का इंक्रीज ही करेगा। डिक्रीज भी हो सकता है। सर इंक्रीज ही करने के लिए हम यूज करते हैं। ज्यादातर हम इंक्रीज करने के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट चूंकि अगर हम थोड़ा सा और इसमें अंदर जाएं तो कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, रिमोटर और पॉइजन बोलते हैं इनको, है ना। तो वो इंक्रीज ही करने के लिए यूज होता है, लेकिन अगर डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम इंक्रीज करते हैं तो हम यही लिखेंगे क्या, इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, लगा दो डायरेक्टली, बैठे क्या हो। अगले एरिया लो, लिखो सरफेस एरिया। तो बताइए सरफेस एरिया के साथ रेट का क्या रिलेशन है? डायरेक्टली। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, जल्दी हो जाएगी रिएक्शन, हाँ है ना। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। ठीक है, लिख लो, लिखते जाओ फटाफट, बैठिए वहां पर। एक्सपोजर टू द रेडिएशन, अगला एक्सपोजर टू द रेडिएशन। ठीक है, आपने देखा होगा एक रिएक्शन याद करिए, हेलोजिनेशन, 11th क्लास, सनलाइट, यूवी लाइट, यूवी रेडिएशन, ऐसा लिखा हुआ पढ़ा था, याद आ रहा है? एक्सपोजर टू द रेडिएशन। तो कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जो रेडिएशन के कांटेक्ट में आने पर वो क्या कर देती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं या स्पीड पकड़ लेती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, ये भी डायरेक्टली आएगा। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये खत्म। तो ये 5 पॉइंट मैंने बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, अगले लिखो, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लिख लिया? ठीक, अब इसको थोड़ा सा लिखना है, इसके थोड़ा सा स्टेटमेंट्स हैं बड़े बड़े से। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर लिख लेते हैं। ठीक, जैसे एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है अपनी, स्मॉल ए स्मॉल बी ये रहा, और रिवर्स पे लगा दो स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। बोलो क्लियर? ठीक है, इसको आप एक वन साइडेड भी लगा सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं। ठीक है, रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक, अंतर पड़ेगा कब, अगर वो रिवर्स हो रही होगी तो उधर से भी रिएक्टेंट बन सकता है, बस इतना ही अंतर पड़ने वाला है। ठीक है, इसके लिए मुझे रेट निकालना है। तो देखो बताओ, रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है? रिएक्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट जब हम रिएक्टेंट लेके आए थे स्टार्ट एट टाइम t0, टाइम क्या है, 0 है, उस समय प्रोडक्ट कितना था, 0। तो प्रोडक्ट क्या डिटरमाइन करेगा, कुछ नहीं है ही नहीं, कहां डिटरमाइन करने आएगा। तो इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है, रिएक्टेंट आएगा। कुछ बन जाए तो एक बार भले ही कुछ ऊपर नीचे करे, लेकिन शुरुआत में तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, a टू द पावर a और b की पावर b के। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, सभी जानते हैं। तो r इक्वल टू k a टू द पावर a और b टू द पावर b। इतने में कोई डाउट किसी को? पक्का? पक्का ना, बहुत बड़ी बात तो नहीं लिखती। ठीक है, a और b यहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होंगे, और स्मॉल a और स्मॉल b क्या है, यहां पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है, जो उसके ऊपर पावर मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, उसके ऊपर लग जाएंगे पावर में। ठीक है, k यहां पर कांस्टेंट है, रेट है r इक्वल टू रेट। ठीक है, इसको लिख लिया थोड़ा सा? ठीक है, लिखो। वीडियो थोड़ा पॉज कर देते हैं।